आपने कभी माइक्रोमैक्स के फोन यूज किए हैं? जेनजी का तो नहीं पता, लेकिन मिलेनियल्स ने जरूर किए होंगे। नहीं भी किए होंगे तो इन फोन्स के बारे में पता जरूर होगा। तब क्या जलवा हुआ करता था माइक्रोमैक्स का। पर आज ये कंपनी क्या कर रही है कोई नहीं जानता, न ऑनलाइन न ऑफलाइन माइक्रोमैक्स कहीं नहीं दिखता। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, आज अनकही के इस एपिसोड में इसी केस स्टडी को समझेंगे। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा गुजरते वक्त में पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब मोबाइल फोन लग्जरी हुआ करता था। आज की तरह हर हाथ में फोन नहीं होते थे। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के बनने और बिगड़ने की नहीं है, ये उन चार दोस्तों के विजन की दास्तान है जिसने भारतीय बाजार का गणित और भूगोल दोनों बदल दिए थे। कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम है राहुल शर्मा, जो दिल्ली के मेहरौली इलाके के रहने वाले हैं। एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हालांकि अब वो मिडिल क्लास नहीं है। मैं 1975 की बात कर रही हूँ, जब राहुल का जन्म हुआ। उनके पिता पेशे से एक स्कूल में प्रिंसिपल थे और उन्होंने ही राहुल को कड़ी मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था। 90 के दशक में जब कंप्यूटर भारत में नया नया आया था, तब पिता ने उन्हें एक कंप्यूटर गिफ्ट किया था। उस समय मशीन ने राहुल के मन में तकनीक के लिए एक ऐसा जुनून पैदा किया जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। राहुल ने नागपुर यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने कनाडा की यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की डिग्री भी हासिल की। वो तकनीक और बिजनेस दोनों का ज्ञान एक साथ ले रहे थे। बिजनेस की दुनिया में अपना खुद का दांव खेलने से पहले राहुल ने कॉर्पोरेट सेक्टर में लंबा वक्त बिताया। उन्होंने कई नामी ग्लोबल कंपनियों के साथ काम किया। करीब 13 सालों के तजुर्बे ने उन्हें शानदार रणनीतिकार बना दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। साल 2000 का वक्त भारत में आईटी के बूम का दौर था। हर तरफ कंप्यूटर, कोडिंग और सॉफ्टवेयर की चर्चा हो रही थी। इसी माहौल को भांपते हुए 29 मार्च 2000 को राहुल शर्मा ने अपने पड़ोसी राजेश अग्रवाल और कॉलेज के दो दोस्तों विकास जैन और सुमित अरोड़ा के साथ हाथ मिलाया। चारों ने मिलकर एक आईटी कंपनी बनाई जिसका नाम रखा गया माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स। मजे की बात यह है कि जिस माइक्रोमैक्स को हम आज मोबाइल के लिए जानते हैं, वो शुरुआत में मोबाइल बनाने वाली कंपनी नहीं थी। शुरुआत में चारों दोस्त लो एंड टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते थे। 2001 में उन्हें अपनी पहली बड़ी सफलता तब मिली जब उन्होंने दिग्गज कंपनी नोकिया के साथ बड़ी साझेदारी की, जिससे कंपनी को तकनीकी दुनिया में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला। उनकी किस्मत का असली दरवाजा टेलीकॉम सेक्टर में जाकर खुला। ये वो दौर था जब देश के हर कोने में पीले रंग के पीसीओ बूथ दिखाई देते थे। इन बूथों पर पूरी तरह से सरकारी कंपनियों का एकाधिकार था। बीएसएनएल और एमटीएनएल का राज चलता था, क्योंकि उनके पास जमीन के नीचे बिछी लैंडलाइंस का बहुत बड़ा जाल मौजूद था। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां, खासकर भारतीय एयरटेल, इस पीसीओ बाजार में अपनी जगह बनाना चाहती थी, लेकिन बिना लैंडलाइन के तार बिछाए ये काम नामुमकिन सा लग रहा था। एयरटेल की इसी परेशानी का हल माइक्रोमैक्स के इन चार दोस्तों ने अपने बहुत ही कमाल के इनोवेशन से निकाला। उन्होंने नोकिया के साथ मिलकर एयरटेल के लिए फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन टूल बनाया, जो एक तरीके से वायरलेस पीसीओ था। ये छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली डिवाइस था। ये हवा में मौजूद मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल्स को पकड़कर सामान्य लैंडलाइन फोन जैसी कनेक्टिविटी में बदल देता था। इस एक डिवाइस की मदद से एयरटेल ने बिना कोई तार बिछाए पूरे देश में अपना पीसीओ नेटवर्क खड़ा कर दिया। इस प्रोजेक्ट ने न सिर्फ माइक्रोमैक्स को टेलीकॉम बाजार की समझ दी, बल्कि उन्हें इतना पैसा भी दिया जिससे वो अपने पैरों पर मजबूती से खड़े हो सके। कंपनी पैसे कमा रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। 2007 में राहुल शर्मा एक टेलीकॉम ऑपरेटर के काम के सिलसिले में बिहार के दूरदराज इलाके का दौरा कर रहे थे। वहां एक गांव से गुजरते हुए उन्होंने ऐसा नजारा देखा जिसने उनके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। गांव में बिजली की भारी कटौती थी, घंटों तक लाइट नहीं आती थी और जो भी 4-6 फोन थे उनको चार्ज करने के लिए बहुत परेशानी होती थी। राहुल ने देखा कि एक आदमी ट्रक की भारी भरकम बैटरी लेकर बैठा हुआ है। उस बड़ी सी बैटरी से कई सारे मोबाइल फोन्स जुड़े हुए थे और वो आदमी एक फोन चार्ज करने के लिए 25 रुपए ले रहा था। ये घटना राहुल शर्मा के लिए यूरेका मोमेंट था। इसका मतलब होता है कि जब अचानक से किसी बड़ी समस्या का हल मिल जाए या कोई अनोखा सा आइडिया दिमाग में आ जाए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि असली समस्या क्या है। भारत के छोटे शहरों और गांवों में लोगों को बहुत महंगे फीचर वाला फोन नहीं चाहिए। उनकी सबसे बड़ी जरूरत ऐसी दमदार बैटरी है जो हफ्तों तक खत्म ना हो। यहीं से माइक्रोमैक्स ने सॉफ्टवेयर की सुरक्षित दुनिया से निकलकर हार्डवेयर के मुश्किल मैदान में कदम रखा।
2008 में कंपनी ने अपना पहला मोबाइल फोन बाजार में उतारा जिसका नाम था माइक्रोमैक्स X1i। इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 1500 mAh की बैटरी थी। आज के समय में ये बैटरी बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन उस समय के साधारण फीचर फोन्स के लिए ये बहुत बड़ी बैटरी थी। कंपनी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ दावा किया कि इस फोन का स्टैंड बाय टाइम 30 दिन का है। इसे बाजार में उतारने के लिए बहुत ही आक्रामक टैगलाइन चुनी गई, मोबाइल का बाप। कंपनी को लगा कि फोन आते ही हिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब माइक्रोमैक्स के डिस्ट्रीब्यूटर फोन लेकर बाजार में पहुंचे तो दुकानदारों ने इसे रखने से ही मना कर दिया। उनका तर्क था कि कोई भी ग्राहक एक अनजान कंपनी के फोन पर भरोसा नहीं करेगा, वो भी तब जब कंपनी दावा कर रही हो कि उसकी बैटरी 1 महीने तक चलेगी। दुकानदारों को लगा कि कंपनी झूठ बोल रही है और अपना फोन बेचने के लिए ऐसा दावा कर रही है। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छा प्रोडक्ट अपना रास्ता खुद बना लेता है। कुछ लोगों ने हिम्मत करके वो फोन खरीदा और इस्तेमाल किया। जब उस फोन की बैटरी सच में हफ्तों तक चलने लगी तो लोगों ने खुद एक दूसरे को इसके बारे में बताना शुरू कर दिया। माउथ पब्लिसिटी ने वो जादू दिखाया जो करोड़ों के विज्ञापन भी नहीं कर पाते। बहुत जल्द ये फोन गांव देहात और छोटे शहरों में छा गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। बाजार की नब्ज पकड़ने में कंपनी अब माहिर हो चुकी थी। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि उस दौर में कॉल रेट्स काफी ज्यादा हुआ करते थे। कुछ लोग तो सस्ती कॉल और अलग अलग टैरिफ प्लान का फायदा उठाने के लिए दो फोन रखते थे। माइक्रोमैक्स ने इसी बात का फायदा उठाया और भारत में सिंगल बेस बैंड वाला बहुत मजबूत डुअल सिम फोन लॉन्च कर दिया। ऐसा नहीं था कि मार्केट में डुअल सिम फोन थे नहीं। कुछ चीनी कंपनियों ने कुछ डुअल सिम फोन्स बाजार में उतारे हुए थे, लेकिन वो बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। माइक्रोमैक्स की रणनीति इतनी जबरदस्त साबित हुई कि लोग नोकिया जैसी दिग्गज कंपनी को छोड़कर माइक्रोमैक्स के डुअल सिम फोन्स खरीदने लगे। एक सॉफ्टवेयर कंपनी से शुरू हुआ सफर अब देश के कोने कोने में पहुंच रहा था। सस्ते और टिकाऊ फोन बनाकर माइक्रोमैक्स ने बाजार में अपनी जड़ें तो मजबूती से जमा ली थी, लेकिन राहुल शर्मा अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ सस्ते फोन की पहचान के साथ कोई कंपनी लंबी रेस नहीं जीत सकती। उन्हें देश के युवाओं को अपनी तरफ खींचना था, जिसके लिए ऐसा ब्रांड बनाना जरूरी था जिसे लोग शान से अपने हाथ में रखें। 2010 में कंपनी ने ऐसा फोन बाजार में उतारा जिसने सबको हैरान कर दिया और उस फोन का नाम था माइक्रोमैक्स Q55 ब्लिंग। इसे खासतौर पर कॉलेज जाने वाली लड़कियों और महिलाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। फोन के बाहरी हिस्से पर स्वरोस्की के असली चमकते हुए क्रिस्टल्स जड़े हुए थे, जो इसे बहुत ही प्रीमियम लुक देते थे। कंपनी ने इस फोन के पीछे एक छोटा सा शीशा भी दिया था ताकि लड़कियां उसे टचअप के लिए इस्तेमाल कर सके। इस शानदार डिजाइन ने माइक्रोमैक्स की पुरानी छवि को पूरी तरह से बदलने का काम किया। कंपनी अब गांव और कस्बों से निकलकर शहरों के कूल ब्रांड्स में शामिल हो चुकी थी। ब्लिंग फोन ने फैशन और स्टाइल के दीवानों के बीच अपनी अलग जगह बना ली, लेकिन राहुल शर्मा का विजन इससे ज्यादा बड़ा था। वो चाहते थे कि माइक्रोमैक्स सिर्फ भारत के बजट बाजार तक सीमित ना रहे, बल्कि उसको प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड की तरह देखा जाए। इसी सोच के साथ 2012 में कंपनी ने अपना लोगो बदलने का फैसला लिया। इसका काम सौंपा गया दुनिया की सबसे मशहूर ब्रांडिंग एजेंसी वुल्फ ओलिन्स को, जिसने लंदन ओलंपिक्स जैसे बड़े इवेंट्स का लोगो डिजाइन किया था। एजेंसी ने माइक्रोमैक्स की आत्मा को समझा और उसे नया लोगो दिया, जिसे मुक्का यानी पंच का नाम दिया गया। इसके साथ ही कंपनी को नई और बेहद कैची टैगलाइन मिली, नथिंग लाइक एनीथिंग। इस बदलाव ने माइक्रोमैक्स को बोल्ड और क्रिएटिव ब्रांड के तौर पर पहचान दिलाने का काम किया। ब्रांडिंग का काम पूरा हो चुका था और अब बारी थी मैदान में उतरकर दिग्गज कंपनियों से लोहा लेने की। 2012 के आखिर और 2013 की शुरुआत में माइक्रोमैक्स ने अपनी सबसे कामयाब सीरीज बाजार में उतारी, जिसका नाम था कैनवस। इसने भारतीय स्मार्टफोन बाजार का खेल बदल दिया। कैनवस 2 और इसके तुरंत बाद आए कैनवस HD ने ऐसा तूफान उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस दौर में 5 इंच की बड़ी स्क्रीन और तेज चलने वाले प्रोसेसर सिर्फ सैमसंग की महंगी गैलेक्सी सीरीज में ही मिलते थे, लेकिन माइक्रोमैक्स ने यही प्रीमियम अनुभव सिर्फ 10,000 रुपए के बजट में आम ग्राहकों के हाथ में रख दिया। इस कीमत पर शानदार फीचर्स देकर माइक्रोमैक्स ने विदेशी कंपनियों की नींद उड़ा दी। इन बजट स्मार्टफोन्स की दीवानगी का आलम यह था कि लॉन्च होते ही शुरुआती 24 घंटों में हजारों यूनिट्स बिक जाते थे और दुकानों पर तुरंत स्टॉक खत्म हो जाता था। भारत में अपना सिक्का जमाने के बाद अब माइक्रोमैक्स को दुनिया में अपना दबदबा बनाना था। 2013 में कंपनी ने अपनी मार्केटिंग में हॉलीवुड का ऐसा तड़का लगाया जिसने भारतीय विज्ञापन जगत के पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। उन्होंने हॉलीवुड के सुपरस्टार और वुल्वरीन के नाम से दुनिया भर में मशहूर ह्यू जैकमैन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया।
किसी देसी मोबाइल कंपनी के विज्ञापन में इतने बड़े इंटरनेशनल स्टार को देखना भारतीय ग्राहक के लिए बड़ी बात थी। इस एक कदम से ब्रांड की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई कि काफी लोग माइक्रोमैक्स के दीवाने हो गए। इस मेहनत, गजब की ब्रांडिंग, सही कीमत और बेजोड़ फीचर्स का असली नतीजा 2014 में दुनिया के सामने आया। ये वो ऐतिहासिक साल था जब माइक्रोमैक्स ने भारत के स्मार्टफोन बाजार में वो कर दिखाया जिसे कभी नामुमकिन माना जाता था। फोन बेचने के मामले में माइक्रोमैक्स ने सैमसंग को पीछे छोड़ दिया और बजट सेगमेंट में वो भारत का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। ये एक भारतीय कंपनी की विदेशी बाजार के दिग्गज पर सबसे बड़ी जीत थी, जिसका जश्न पूरे देश में मनाया गया। कंपनी की कमाई अब आसमान छू रही थी और मुनाफे के पुराने रिकॉर्ड्स टूट चुके थे। 2012-13 में कंपनी का रेवेन्यू 3,168 करोड़ रुपए था। 2013-14 में ये बढ़कर 7,142 करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी 284 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा। 2014-15 में कंपनी ने इतिहास की सबसे लंबी छलांग लगाई। 47% के इजाफे के साथ रेवेन्यू 10,450 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। छोटे से कमरे में 4 दोस्तों ने जिस सॉफ्टवेयर कंपनी की नींव रखी थी, वो अब भारतीय बाजार का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी थी। माइक्रोमैक्स का जलवा अपने पूरे शबाब पर था। ऐसा लग रहा था कि अब कामयाबी के इस रथ को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। माइक्रोमैक्स अब सफलता के 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, जहां से उसे सिर्फ अपना शानदार भविष्य ही नजर आ रहा था। लेकिन ये भी सच है कि शिखर पर हवा बहुत कम होती है। एक छोटी सी चूक सीधे खाई में गिरा देती है। कुछ ऐसा ही माइक्रोमैक्स के साथ भी हुआ। 2015 में चीन की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा और जापान के बड़े इन्वेस्टर सॉफ्टबैंक ने माइक्रोमैक्स में दिलचस्पी दिखाई। वो तेजी से बढ़ती इस कंपनी में बड़ा हिस्सा खरीदना चाहते थे। इस डील के तहत करीब $1 बिलियन का भारी भरकम निवेश होने वाला था। अलीबाबा इस डील के जरिए भारत के स्मार्टफोन बाजार और इंटरनेट इकोसिस्टम पर कब्जा जमाना चाहता था। उनके पास विजन था कि कैसे माइक्रोमैक्स के फोन में अपनी एप्स डालकर भारतीय ग्राहकों तक सीधा पहुंचा जाए। इस निवेश के प्रस्ताव के आधार पर उस समय माइक्रोमैक्स की कुल वैल्यूएशन 3.5 बिलियन से $5 बिलियन तक आंकी जा रही थी। डील लगभग अपने आखिरी चरण में थी। दुनिया के नामी बैंक इसके सलाहकार बन चुके थे और पेपर वर्क भी बहुत तेजी से चल रहा था। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर कंपनी का लालच और अहंकार सामने आया, जिसने सब बर्बाद कर दिया। माइक्रोमैक्स के फाउंडर्स को लगने लगा कि भाई उनकी कंपनी की कीमत इस डील से ज्यादा है, इसलिए वो अपनी मेहनत से खड़ी की गई कंपनी इतने सस्ते में किसी विदेशी निवेशक को नहीं देना चाहते थे। इसी जिद ने कंपनी के अंदर रणनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। जुलाई 2015 में माइक्रोमैक्स के तत्कालीन चेयरमैन संजय कपूर और चारों प्रमोटर्स के बीच की दरार खुलकर सामने आ गई। मतभेद इतने गहरे हो गए कि संजय कपूर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन के जाते ही बातचीत पूरी तरह से बेपटरी हो गई और वो ऐतिहासिक डील हमेशा के लिए टूट गई। बाद में राहुल शर्मा ने खुद एक इंटरव्यू में ये माना था कि अलीबाबा से फंड ना लेना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अगर उस वक्त उनके पास $1 बिलियन का फंड होता तो वो आने वाले तूफानों से बहुत आराम से लड़ सकते थे। 2015 में ही भारतीय मोबाइल बाजार में ऐसा तूफान आया जिसने पुराने ब्रांड्स की जड़ों को हिला दिया। ये तूफान था चीनी कंपनियों की पूरी तरह से भारत में एंट्री। दरअसल माइक्रोमैक्स अपना कोई भी फोन खुद डिजाइन या मैन्युफैक्चर नहीं करता था। वो चीन की ODM कंपनियों से बने बनाए फोन खरीदकर बस अपना ठप्पा लगाता था। जब चीनी बाजार में मंदी आई तो इन ODM कंपनियों ने खुद भारतीय बाजार का रुख कर लिया। Xiaomi, Oppo और Vivo जैसे चाइनीज ब्रांड्स पहले से भारत के बाजार में मौजूद थे, लेकिन कारोबार बहुत ज्यादा नहीं था। फिर उन्होंने अपनी रणनीतियों को बदला। उन्हें समझ आ गया था कि भारत में बीच के मार्जिन को खत्म करके सीधा ग्राहकों तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने ग्राहकों को वही शानदार स्पेसिफिकेशंस वाले फोन बहुत कम कीमत पर देने शुरू कर दिए। माइक्रोमैक्स का सस्ते फोन का ब्रह्मास्त्र अब असली चीनी खिलाड़ियों के सामने पूरी तरह से बेअसर हो चुका था। Xiaomi ने भारतीय बाजार में बिल्कुल नई और खतरनाक चाल चली, जिसे फ्लैश सेल कहा जाता है। उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की और सीधे इंटरनेट के जरिए फोन बेचने शुरू कर दिए। इस ऑनलाइन मॉडल में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और दुकानदारों का कमीशन खत्म हो गया। जो पैसा पहले दुकानदारों को कमीशन में जाता था, चीनी कंपनियों ने उसे ग्राहकों को सस्ते और बेहतरीन फोन देने में लगा दिया। Xiaomi की पहली ही सेल में 15,000 फोन सिर्फ 2 सेकंड में बिक गए, जिससे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट तक क्रैश हो गई थी।
माइक्रोमैक्स का पूरा साम्राज्य ऑफलाइन बाजार और दुकानदारों पर टिका था, जो इस ऑनलाइन आंधी के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। वहीं दूसरी तरफ ऑफलाइन बाजार में भी माइक्रोमैक्स को कोई राहत नहीं मिली। वीवो और ओप्पो ने हर नुक्कड़ पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर और दुकानदारों को भारी मार्जिन देकर माइक्रोमैक्स को दुकानों से भी बेदखल कर दिया। माइक्रोमैक्स पर सबसे बड़ी मुसीबत आई 2016 में, जब जियो ने भारतीय टेलीकॉम बाजार में तूफान बनकर कदम रखा। जियो ने मुफ्त 4G डेटा की ऐसी बाढ़ लगा दी कि पूरा देश तेज इंटरनेट की तरफ भागने लगा। हर किसी को अपने हाथ में 4G फोन चाहिए था। यहीं पर माइक्रोमैक्स ने सबसे बड़ी भूल कर दी। उस वक्त माइक्रोमैक्स के गोदामों में 3G स्मार्टफोन्स का एक बहुत बड़ा स्टॉक पड़ा हुआ था। जब पूरा बाजार 4G की तरफ तेजी से दौड़ रहा था, तब माइक्रोमैक्स अपने पुराने माल को खपाने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ चीनी कंपनियों ने इस मौके को लपका और बहुत जल्द सस्ते 4G मोबाइल फोन्स बाजार में उतार दिए, क्योंकि चीन में तो पहले से 4G चल रहा था, इसलिए वो 4G फोन बना रहे थे ऑलरेडी। जब तक माइक्रोमैक्स अपनी इस गलती को सुधारता और 4G की तरफ मुड़ता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाइनीज ब्रांड्स पूरे बाजार पर कब्जा कर चुके थे। इसके अलावा एक और बड़ी वजह थी जिसने ग्राहकों को माइक्रोमैक्स से हमेशा के लिए दूर कर दिया। वक्त के साथ माइक्रोमैक्स के फोन्स का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब होने लगा था। फोन बहुत जल्दी हैंग हो जाते थे और कंपनी कोई भी नया सॉफ्टवेयर अपडेट देती ही नहीं थी। फोन में इतनी फालतू एप्स पहले से इंस्टॉल होती थी कि ग्राहक चाहकर भी उन्हें हटा नहीं सकते थे। खराब आफ्टर सेल सर्विस और सर्विस सेंटर्स के धक्के खाने से ग्राहकों में इतना गुस्सा भर गया कि वो खुद ब्रांड छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसी खराब अनुभव ने ग्राहकों को कंपनी से दूर धकेलने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ चीनी कंपनियों ने शानदार कैमरे, बड़ी रैम और बहुत ही स्मूथ चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पेश कर दिए। इन स्मार्टफोन्स को लगातार नए अपडेट मिलते थे, जिससे ये सालों साल बेहतरीन चलते थे। चीनी कंपनियों के शानदार यूजर एक्सपीरियंस ने ग्राहकों को अपनी ओर खींचने का काम किया। इन तमाम रणनीतिक चूक, अहंकार और बाजार के बदलते मिजाज को न समझ पाने का नतीजा माइक्रोमैक्स के लिए बहुत खौफनाक रहा। जिस कंपनी की वैल्यूएशन साल 2015 में 21,000 करोड़ रुपए आंकी जा रही थी, वो 2018 में 93% गिरकर सिर्फ 1,357 करोड़ रुपए रह गई। 2014 में 22% मार्केट शेयर के साथ सैमसंग को पीछे छोड़ने वाली कंपनी 2018 में 1% से भी कम हिस्सेदारी पर सिमट गई। माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन बाजार से लगभग सफाया हो चुका था। वो ऐसा बुरा वक्त था जब लोगों ने मान लिया था कि माइक्रोमैक्स का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, लेकिन राहुल शर्मा इतनी आसानी से हार मानकर मैदान छोड़ने वाले खिलाड़ी नहीं थे। जब उन्हें लगा कि माइक्रोमैक्स डूब जाएगी, तो उन्होंने पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में कदम रखा। 2017 में रिवॉल्ट मोटर्स नाम से नई कंपनी शुरू की। अपनी पुरानी रणनीति अपनाते हुए उन्होंने भारत की पहली AI खूबियों वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बाजार में उतार दी, जिसमें बेहद शानदार फीचर्स, कस्टमाइज होने वाली आवाजें और दमदार बैटरी दी गई, ताकि ये पेट्रोल बाइक्स को सीधा सीधा टक्कर दे सके। माइक्रोमैक्स की तरह उनकी नई कंपनी भी कामयाब रही, पर उन्होंने माइक्रोमैक्स को नहीं छोड़ा। वो बस सही मौके की तलाश में बैठे थे और ये मौका उन्हें एक दुखद घटना के बाद मिला। 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई। इसके बाद पूरे देश में चीन और उसके बने सामान के खिलाफ गुस्सा भड़का। लोग सड़कों पर चीनी मोबाइल फोन्स तोड़ने लगे और उनका पूरी तरह से बॉयकॉट करने की बातें होने लगी। राहुल शर्मा ने इस एंटी चाइना सेंटिमेंट को अपनी वापसी का एक सुनहरा मौका बनाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके अपनी गलतियां मानी और लोगों से जज्बाती तौर पर जुड़ने की कोशिश की। उन्होंने लोगों से सरकार की आत्मनिर्भर भारत मुहिम का हिस्सा बनने की अपील की। चीनी कम और इंडिया के लिए कैची टैगलाइंस के साथ माइक्रोमैक्स की नई इन सीरीज बाजार में उतारी, जिसका नाम था माइक्रोमैक्स इन। शुरुआत में लोगों ने वापसी को लेकर भारी उत्साह दिखाया और फोन बिके भी, लेकिन सिर्फ देशभक्ति के जज्बे पर कोई भी प्रोडक्ट लंबे समय तक बाजार में नहीं टिक सकता। इस सीरीज के फोन हार्डवेयर के मामले में तो ठीक थे, लेकिन उनके कैमरे और सॉफ्टवेयर में चीनी कंपनियों जैसी स्मूथनेस और बात बिल्कुल नहीं थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि तब तक चीनी कंपनियां भी भारत की चाल समझ चुकी थी और उन्होंने देश में ही अपनी फैक्ट्रीज लगा ली थी। वो भी अब अपने फोन पर मेक इन इंडिया का टैग इस्तेमाल करके धड़ल्ले से बाजार में बेचने लगी थी। देर से की गई इस एंट्री और कमजोर प्रोडक्ट की वजह से माइक्रोमैक्स का आखिरी देशभक्ति का दांव भी पूरी तरह से फेल हो गया
और इस तरह भारतीय बाजार से माइक्रोमैक्स की विदाई हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी खत्म हो गई है। यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। जो कंपनी अपने ब्रांड को नहीं बचा पाई, वो आज पर्दे के पीछे रहकर गुपचुप तरीके से हजारों करोड़ रुपए का कारोबार कर रही है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस कारोबार के पीछे है माइक्रोमैक्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसका नाम है भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड। माइक्रोमैक्स भले ही बाजार से गायब हो गई, लेकिन उन्होंने बिजनेस टू बिजनेस मार्केट में नई और मजबूत शुरुआत कर ली। 2020 में भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने के लिए PLI नाम की स्कीम शुरू की थी। इसके तहत भारत में फोन के पुर्जे लाकर उन्हें अपनी फैक्ट्री में असेंबल करने पर सरकार की तरफ से रियायत और सब्सिडी मिल रही थी। भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड भारत की उन चुनिंदा कंपनियों में से थी जिन्हें सबसे पहले इन सरकारी स्कीम की मंजूरी मिली। माइक्रोमैक्स इन सीरीज भी इसी स्कीम के तहत बनाई गई थी। और अब यहाँ इस पूरी केस स्टडी की विडंबना देखिए। जिन चीनी कंपनियों ने माइक्रोमैक्स को बाजार से बेदखल करके बर्बाद किया था, आज भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड उन्हीं के लिए काम कर रही है। ओप्पो, वीवो, शाओमी जैसी बड़ी चीनी कंपनियों के स्मार्टफोन आज माइक्रोमैक्स की फैक्ट्री में ही असेंबल होकर तैयार हो रहे हैं। कंज्यूमर मार्केट में हार के बाद माइक्रोमैक्स ने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के नए खेल में जबरदस्त बाजी मारी। इनकी तरक्की की रफ्तार का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि 2025 में भगवती प्रोडक्ट्स का कुल रेवेन्यू 17,000 करोड़ रुपए के पार चला गया था। राहुल शर्मा आज भारत के बेहद सफल, अमीर और सम्मानित बिजनेसमैन की जिंदगी जी रहे हैं। उनकी कुल संपत्ति 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जाती है। माइक्रोमैक्स का सफर भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए बड़ी केस स्टडी है। ये कहानी दिखाती है कि अगर आप रिसर्च और खुद की तकनीक पर पैसा खर्च नहीं करेंगे तो बाजार आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। समय के साथ ना बदलना, ग्राहकों की जरूरतों को ना समझना और सिर्फ ट्रेडिंग पर टिके रहना किसी भी साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकता है। पर इस कहानी का अंत सिर्फ दुखद पतन नहीं है। ये केस स्टडी हमें ये भी दिखाती है कि अगर आप में हालातों के हिसाब से खुद को बदलने और ढालने की ताकत है तो आप फर्श से उठकर फिर नया साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। माइक्रोमैक्स एक मोबाइल ब्रांड के तौर पर भले ही जंग हार गया, लेकिन कारोबारी विजन और मैन्युफैक्चरर के तौर पर वो आज भी जीत रहा है। माइक्रोमैक्स की रोमांचक और अनकही कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। देश, दुनिया और कारोबार की ऐसी ही गहरी और अनकही कहानियां आसान भाषा में समझने के लिए कड़क को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।